इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें जो मेरे दूसरे चैनल स्प्रिंग कहानियाँ पर मासूम मोहब्बत के नाम से है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद आर्या कपड़े बदल कर एक बार फिर से उसे देखने को आई तो वो फ़ोन में लगा हुआ था। वो दरवाजे से ही उसे देखकर जाने को हुई तो अरण्य ने उसे आवाज़ दी, जी ये पट्टी कब निकलेगी? हमें बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, हम अकेले उठ भी नहीं पा रहे हैं, इस कमरे में हैं कब से, और फिर बिना नहाए हुए इचिंग सी होने लगी है। उसने अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए आर्या से पूछा। हाँ हम अभी आते हैं, कहकर वो लगभग दौड़ते हुए बगल वाले रूम में गई और वहाँ से कुछ सामान लेकर आई। उसने एक टेबल खींची और अरड़ के पैरों के पास बैठ गई। उसने बहुत ही आराम से उसके पैरों में बांधी हुई उस मोटी सी पट्टी को हटाया और फिर उसके चोट पर एक स्प्रे लगाकर वहाँ एक बेल्ट सा बांध दिया। उसने बहुत ही आराम और ध्यान से ये किया था। उसने सारा वेस्ट डस्टबिन में डाला और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हैंड वॉश करके वो उसके पास आई। थैंक यू सो मच, आपने तो हमारी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व कर दी, अरण्य ने मुस्कुरा कर कहा। आप बैठिए, हम आपको इस पंचबात दिला देते हैं, आर्या बोली तो अरण्य ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और मासा को बोल दीजिए या फिर कोई मेल स्टाफ। इतना मत शर्माइए, माना कि आप इतने हैंडसम हैं, पर हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं कि आपको नज़र लगा देंगे, वो शरारती अंदाज में बोली। बकवास बंद कीजिए आप अपनी और बाहर जाइए हमारे रूम से, अरण्य ने अब कुछ सख्ती दिखाते हुए कहा तो आर्या गंभीर हो गई। सॉरी कहकर वो तेज कदमों से उसके रूम से चली गई तो अरण्य ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी ये अभी की हरकतें उसकी आंखों के आगे कुछ धुंधली छवि बनाने लगी थी जिन्हें वो ठीक से देख नहीं पा रहा था, और दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से उसके सिर में अब दर्द सा होने लगा था। सोनू भैया इधर आइए। उसके कमरे से बाहर निकलने के बाद आर्या ने एक मेल सर्वेंट को आवाज़ दी। जी बहू भाभी सा, आप उमल जी के रूम में चले जाइए और एक छोटे टब में गुनगुना पानी लेकर टॉवेल से अच्छे से उनके शरीर को साफ कर दीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखें उनके चोट लगे पैर और सिर को बिल्कुल भी भिगाना नहीं है। जी हम कर देते हैं, उसने तुरंत ही कहा। आराम से करना और पानी ज़्यादा ठंडा सा गर्म मत रखना। जी भाभी साहब बेफिक्र रहिए, सोनू अपना काम बेस्ट ही करता है, वो बोला तो आर्या ने सिर हिलाया और वहाँ से हॉल में आई तो सामने अविरल को देखकर वो भागकर उसके गले से लग गई। कैसी है मेरी लाडो? उसने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाकर पूछा। हम ठीक है भाई साहब, आप बताइए घर पर सब बढ़िया है ना? कान्हा निशा वहाँ सब अच्छे हैं, बस मुझे तेरी टेंशन हो रही थी तो सोचा देख आऊं, इसी बहाने जीजू सा से भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा किया जो आप आ गए। बैठिए, हम आपके लिए चाय पानी लेकर आते हैं, कहते हुए वो किचन की तरफ बढ़ गई तो अविरल वहीं सोफे पर अंकेश जी के सामने बैठ गया। चाचा सा, हमने आपसे कहा था ना कि जीजू सा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी ने ये जानबूझकर करवाया है। हमारा शक बिल्कुल सही था, ये सब किया धरा जीजू सा के ताऊ जी का है। इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं सुधरे और उन्होंने जीजू सा पर जानलेवा हमला कराने की कोशिश की। जीजू सा की गाड़ी का ब्रेक भी उन्होंने ही फेल करवाया था, और जिस ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ वो ड्राइवर और जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबसे पता किया है मैंने खुद जाकर। पर जब नाम उनका आया तो मुझे लगा पहले आपसे ही बात करनी चाहिए मुझे इस बारे में। अविरल की बात सुनकर अंकेश जी की गुस्से की भवें तन चुकी थी। चेहरा लाल सा हो गया था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया भाई साहब ने। हमें लगता था कि गलतफहमी है उनकी दूर हो जाएगी और वो सब भूल जाएंगे, पर इस बार उन्होंने हमारे बेटे, हमारे अरण्य पर वार किया है, उसकी जान लेने की कोशिश की है उन्होंने। उन्हें उनके इस किए की सज़ा तो हम दिलवा कर ही रहेंगे। उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया। उनकी बात उर्मिला जी भी सुन चुकी थी, उनके चेहरे पर भी गुस्सा और नाराज़गी झलक रही थी। आर्या सही कह रही थी कि हमें उन्हें ऐसे माफ़ी नहीं करना चाहिए था। पहली बार जो हुआ वो सब आपने बहुत हल्के में ले लिया था। उनकी वजह से आज अगर हम अपने अरण्य को खो देते तो हम आपसे भी कभी बात नहीं करते, कभी माफ़ नहीं करते हम आपको भी। उन्हें उर्मिला जी की आवाज़ सुनाई दी। चाची सा, जो हो चुका है वो तो नहीं बदला जा सकता, पर हाँ अब आगे चाचा सा को कोई फैसला लेना ही होगा। पुलिस केस किया था हमने तो आप देख लीजिएगा आगे का, अविरल ने अपनी बात रखते हुए कहा।
तब तक आर्या उसके लिए चाय और स्नैक्स ले आई तो उन्होंने ये बात यहीं पर छोड़ दी और आर्या अंकेश जी के वहाँ से जाने के बाद अपने भाई साहब से बातें करने लगी। वैसे उसकी इन बातों में बातें कम और अपने उमल जी की शिकायत ज़्यादा थी। बस 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 ठीक हो जाए वो तो तू अपना एक एक हिसाब बराबर कर लेना, अभी से इतनी नाराज़गी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वही तो भाई साहब, हमें लगता ही नहीं कि वो हमारे उमल जी ही हैं। कुछ भी कहो डांट देते हैं और बाहर भगा देते हैं। हम कैसे बताएं उन्हें, कैसे याद दिलाएं कि उनकी बेटू उनके भी एक पल नहीं रह पाती बिना उन्हें तंग किए हुए, बिना उन्हें सताए हुए, बिना उन्हें प्यार। कहते कहते वो चुप हो गई तो अविरल ने मुस्कुराकर उसके सिर को चूम लिया। बस बेटा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे वो, बस तू अपना साथ और प्यार बनाए रख, वो उसे समझाते हुए बोला। अविरल ने अब अरण्य से मिलने को कहा तो आर्या उसे लिए हुए रूम तक आई जहां सोनू अरण्य को नहला चुका था और उसे शर्ट पहनने में हेल्प कर रहा था। भाई साहब हैं हमारे, आपसे मिलने आए हैं, आर्या ने अरण्य को बताते हुए कहा तो अरण्य ने उसे हेलो बोलकर बैठने को कहा। आप दोनों बातें कीजिए, हम आते हैं, कहते हुए आर्या ने अरण्य को देखा और नाराजगी दिखाते हुए वहां से चली गई। सबके मिलने के बाद अविरल तो वहां से चला गया, पर कोई था जिसका मुंह अभी फूला हुआ था और वो थी हमारी प्यारी आर्या, जो अपने उमल जी के डांटने से गुस्सा हुई थी, ये जानते हुए भी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। रात को वो उसे देखने आई तो अरण्य सो चुका था। थोड़ी देर पहले वो आई थी और उसे मेडिसिन देकर चली गई थी। उसने अब आहिस्ता से अरण्य के ऊपर हल्की चादर डाली और फिर रूम की लाइट्स ऑफ की। हम सच बता रहे हैं उमल जी, आप हमें जितना तंग कर रहे हैं ना, इन सब का बदला हम आपसे लेकर रहेंगे, वो बोली और फिर उसके सिर को चूमकर दूसरे रूम में आ गई। अगली सुबह डॉक्टर जिन्होंने अरण्य का इलाज किया था वो उसे चेक करने आए थे और उन्होंने अब अरण्य को चलने के लिए कहा था। मिस्टर राठौर, आप जमीन पर पैर रखिए खुद से, डॉक्टर ने कहा तो अरण्य ने बहुत मुश्किल से अपना चोट वाला पैर नीचे रखा, पर जैसे ही वो पूरी तरह खड़ा हुआ तेज दर्द चेहरे पर झलक आया और वो बिस्तर पर बैठ गया। डॉक्टर, बहुत तेज दर्द उठ रहा है पैर में। कोई बात नहीं, अभी आपको प्रॉब्लम होगी, अकेले नहीं पर किसी से सपोर्ट से आप कोशिश करिएगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, या फिर आप चाहें तो सपोर्ट के लिए स्टिक। बिल्कुल नहीं, स्टिक लेकर नहीं चलेंगे, ये हम हैं ना, अपने उमल जी के साथ रहेंगे हम हर वक्त, आर्या ने डॉक्टर की बात को काटते हुए कहा तो सब उसे ही देखने लगे। हाँ हाँ, हमारा मतलब है कि हम हैं ना सपोर्ट देने के लिए, और घर पर इतने लोग हैं, उसने बात संभाली। पर अरण्य के दिमाग में जरूर कुछ चलने लगा था उसकी बात से। उस दिन हॉस्पिटल में भी वो उसे उमल जी बोल रही थी और आज फिर, और वो जैसे हर वक्त उसके आसपास रहने की कोशिश करती, उसका ध्यान रखती, सब नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल, आप लोगों की इतनी केयर की वजह से ही इन्होंने इतनी अच्छी रिकवरी की, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखकर विशाल को दिया। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मासा उर्मिला जी जाने को हुई कि अरण्य ने उन्हें रोका। हाँ बेटा, कुछ चाहिए आपको? जी, हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। जवाब? कैसा जवाब? उन्होंने कुछ हड़बड़ाते हुए पूछा। ये लड़की आर्या, ये यहाँ किस हक से रह रही है, और जब से हमने इसे देखा है पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास होता है इसके आसपास होने से, और 2-3 बार इसका हमें उमल जी कहना। मासा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था पहले जो हमारी मर्जी के खिलाफ था और आप लोग वही हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? उसने काफ़ी गंभीरता और शक भरे अंदाज में उनसे ये बात कही थी। अरण्य बेटा, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा, और अब अरण्य कोई और सवाल करता उससे पहले ही वो वहाँ से बहाना करते हुए चली गईं। वहीं अरण्य कुछ उलझ चुका था, पर उसके इन सवालों के जवाब उसे कहीं से भी ठीक से नहीं मिल पा रहे थे जिनसे वो संतुष्ट हो सके। शाम को विशाल अरण्य से मिलने आया हुआ था और वो उसके साथ ही बैठकर बात कर रहा था। रूम में रहकर तो हम बोर ही हो चुके हैं, डॉक्टर ने अब बोला है ना थोड़ा बहुत चलने को, तो चल बाहर तक चलते हैं, गार्डन में ही बैठेंगे थोड़ी देर, विशाल ने कहा और फिर उसे सहारा देता हुआ लिफ्ट से लेकर उसे नीचे आया और फिर गार्डन में आकर दोनों बैठे।
अरण्य के पैरों में सूजन सी आ गई थी। यहाँ ठंडी हवा चल रही थी और मौसम भी सुहाना हो रखा था। आर्या अरण्य को विशाल के साथ आता देखकर उनके ही पीछे आई थी ताकि अरण्य को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपना पैर ऊपर टेबल पर रख लीजिए, स्वेलिंग आ गई है आपके पैरों में। हम अभी अंदर से स्प्रे लेकर आते हैं, आप लगा लेंगे तो आराम मिलेगा। कुछ खाना है आपको भी बता दीजिए, ले आएंगे। उसकी आवाज़ में फिक्र और उसकी प्यार साफ झलक रहा था। नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हैं, अरण्य ने कहा तो आर्या अंदर की तरफ बढ़ गई। अरण्य ने एक गहरी सांस भरी उसके जाते ही। अब ठीक लग रहा है ना यहाँ पर, विशाल ने पूछा तो उसने सिर हिलाया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद बोल पड़ा। विशाल, हाँ बोल। वो आर्या, उसे लेकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है यार। मासा से भी हमने सवाल किया पर उन्होंने कुछ ठीक से बताया ही नहीं। बहुत बुरी तरह उलझ चुके हैं हम इन सब में, ना चाहते हुए भी वही ख्याल दिमाग में बार बार घूम रहा है। और सच कहूँ तो अब हमें अपना रूम भी बहुत खाली खाली सा लगता है, जैसे वहाँ से कुछ बहुत कीमती चीज़ गायब हो जिसकी हमें आदत लग चुकी हो। कुछ अधूरा सा लगता है। वो अपने मन की उलझन उसके सामने रख रहा था और विशाल भी समझ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। हम जिससे प्यार करते हैं भले ही उसे भूल जाएं, पर उसके आसपास होने का एहसास, उसकी फिक्र, उसकी नज़रें हमें बहुत कुछ महसूस करा ही देती हैं। और आर्या तो अपने उमल जी का एक हिस्सा सी थी जिसके बिना अरण्य की सुबह तक नहीं होती थी, जिसकी शरारतें उसके होठों की मुस्कान को कायम रखती थी तो कभी उसका दीवानापन दिल के तार छेड़ जाता था। अरण्य, बहुत सी बातें हैं जो बताने से ज़्यादा महसूस करने पर तुझे समझ में आएंगी। दिमाग से इतना मत सोच, दिल की सुन, दिल हमेशा सही जवाब देता है, विशाल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तब तक आर्या वहां आ गई। उसके साथ एक सर्वेंट भी थी जिसके हाथ में एक ट्रे थी और उसमें हलवे का बाउल था। उसने उसे वो रखने का इशारा किया तो सर्वेंट ट्रे रखकर चली गई। मासा ने हलवा बनाया था तो हम आप दोनों के लिए ले आए, कहते हुए उसने एक बाउल विशाल को दिया और दूसरा अरण्य को पकड़ा दिया। उसके बाद वो घुटनों के बल नीचे अरण्य के पैरों के पास बैठी। ये क्या करने जा रही हैं आप? वो हड़बड़ाते हुए बोला। कुछ नहीं, आप अपना खाइए ना, सवाल जवाब बहुत करते हैं आप, वो मुंह बनाते हुए बोली और अपने हाथ में लिया हुआ स्प्रे उसके पैरों पर लगाने को हुई कि अरण्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब नजरें उठाकर आर्या ने उसकी तरफ देखा। ये उसके ही उमल जी थे जो कभी अपनी बेटू को अपने पैरों में झुकने नहीं दे सकते थे। आप हटिए, लड़कियां पैर टच करते हुए अच्छी नहीं लगती और आप तो इस घर की गेस्ट हैं और शायद आपकी डॉक्टर भी। वो उसके गेस्ट कहने पर कुछ चिढ़ते हुए मुंह फुलाकर बोली। ये बात बात पर बच्चों की तरह मुंह क्यों फूल जाता है आपका? ऐसे ऐसे डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा? कोई कराए या नहीं, पर आप पर तो हमारा ही हक है ना, और हम जैसा मर्जी करे कुछ भी। वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली और अरण्य के रोकने के बावजूद उसके पैरों पर स्प्रे लगाने लगी। उनके बीच की ये कैट फाइट देखकर विशाल हंस रहा था। तू ज्यादा नहीं दांत फाड़ रहा है कब से? अरण्य ने अब उसे घूरते हुए कहा। हाँ, अब आप उन्हें भी सुना दीजिए, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं इन्हें कि प्यार से बात कर सके। सड़ू हो गए हैं अब ये एकदम, आर्या बड़बड़ाई जो अरण्य भी सुन चुका था। आप तो चुप ही रहिए अब, वो कुछ चिढ़ते हुए उसे डांट कर बोला तो आर्या ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा और उठकर खड़ी हो गई। हम तो बोलेंगे, वो उसकी बात का जवाब उसी तरह से देते हुए बोली और फिर थोड़ी दूर जाकर उसकी तरफ देखने लगी जो विशाल से बात करने लगा था। लड़ने के बहाने ही सही, आज इतनी देर तक अरण्य के सामने तो रह पाई थी वो, और वो उससे बात भी किया था। फिलहाल के लिए तो आर्या को इसी में कुछ खुशी मिली थी। और अंकेश जी, जब से उन्हें अविरल ने ये बताया था कि अरण्य के एक्सीडेंट के पीछे ताऊ जी का हाथ था, उनका गुस्सा बढ़ा हुआ था और वो ताऊ जी से मिलने उनके गांव गए हुए थे। उनकी गाड़ी जब हवेली के सामने आकर रुकी तो उसमें से वो उतरे और अंदर की तरफ आए। आंगन में ही एक बड़ी सी लकड़ी की कुर्सी पर ताऊ जी बैठे हुए थे और उनके सामने दो तीन लोग खड़े थे जिनसे वो बात कर रहे थे। अरे भाई साहब, राम राम, ताने तो घड़ा चौंका दिया मारे को। एक आदमी की नजरें जैसे ही उन पर गई वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला। राम राम गिरधर, उन्होंने अपने गुस्से को कुछ शांत करते हुए कहा।
खड़े खड़े काम मुँह ताक रहे थे लोग। जाओ जाके सब इंतज़ाम करो, दिख ना रहा मेरा भाई आया है। ताऊ जी ने उन लोगों से कहा तो वो सब इधर उधर चले गए। आज थारे को इधर का रास्ता कहाँ से दिख गया, उन्होंने पूछा। तो अंकेश जी, जिन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया हुआ था, उनकी बात सुनकर उनका गुस्सा फिर से उनके चेहरे पर झलक आया था और उन्होंने गुस्से से ताऊ जी के कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया था। अंकेश, वो कुछ गुस्से से चीखे उनके ऐसा करने पर। चिल्लाइए मत भाई साहब, आपकी आवाज़ तेज करने से आज कुछ नहीं बदलने वाला। आपने हमारे साथ कुछ किया होता तो हम मुफ्त तक ना करते, लेकिन आपने हमारे वजूद पर हमारे बेटे पर वार करके ठीक नहीं किया। आपकी इतनी इज्जत करता है वो, लेकिन आप हैं कि आप उसकी ही जान के पीछे पड़ गए। आपके मन से कड़वाहट जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बोल ही रहे थे कि ताऊ जी ने कुछ धक्का दिया जिससे वो उनसे दूर हो गए। होश में तो हैं आप, अपने बड़े भाई के साथ आप ऐसे पेश आएंगे। एक तेज आवाज़ गूंजी जो ताई जी की थी। भाभी साहब, हुकुम। बड़ों का लिहाज करना हमें सिखाने से पहले आपको इन्हें परिवार और प्यार का ज्ञान देना चाहिए था। जो ये अपने ही घर के बच्चों के जान के दुश्मन बने बैठे हैं, उन्होंने कुछ चिल्लाकर कहा। आप ये बात मत बताइए, आपकी ही वजह से हमने भी अपने बेटे को खोया है। जब आपके ऊपर यही आया तो आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाने और लड़ने आ गए यहाँ पर। सबूत क्या है आपके पास कि आप जो कुछ भी बोले जा रहे हैं वो सच है? ताई जी ने कहा। बिना सबूत के एक शब्द भी नहीं बोलते हम, क्योंकि हमें अपने भाई साहब पर यकीन ही इतना था। पर अफसोस वो यकीन इन्होंने तोड़ दिया, कहते हुए अंकेश जी ने आवाज़ लगाई और इसी के साथ पुलिस अंदर आई। उन्होंने अपने फ़ोन में एक वीडियो ऑन कर दिया जिसमें ताऊ जी उसी ट्रक ड्राइवर से बातें कर रहे थे जिसने अरण्य का एक्सीडेंट किया था। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें, अंकेश जी ने कुछ सख्ती से कहा। आपका दिमाग खराब हो गया है जो अब आप पुलिस भी ले आए? अरे भाई हैं हम आपके। ताऊ जी ने जैसे ही कहा, एक व्यंग भरी हंसी अंकेश जी के होठों पर आ गई। अगर आप हमें अपना समझते तो जो हरकत की है वो नहीं करते। हमें लगा था आप उस दिन के बाद सुधर गए, पर आपको सज़ा मिले बिना आप ठीक नहीं होंगे। भाई के रिश्ते का लिहाज आपने ही खत्म किया था, उन्होंने कहा। और फिर पुलिस ने ताऊ जी को अरेस्ट कर लिया था। अगर यही सज़ा जो ताऊ जी को आज मिल रही थी वही पहले मिल चुकी होती, इन पर अंकेश जी ने विश्वास ना किया होता तो अरण्य शायद बिल्कुल ठीक होता। पर कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। अंकेश, ऐसा मत कीजिए, रोक लीजिए इंस्पेक्टर को। क्या इज्जत रह जाएगी आपके भाई साहब की, प्यास सारे समाज के आगे, और हमारा उनके अलावा कोई नहीं है, आप जानते हैं ना। अंकेश, ऐसा मत कीजिए, रोक लीजिए इंस्पेक्टर को। क्या इज्जत रह जाएगी आपके भाई साहब की सारे समाज के आगे, और हमारा उनके अलावा कोई नहीं है, आप जानते हैं ना। ताई जी कहती रहीं, पर इस बार उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार भरोसा करने की गलती हो चुकी थी उनसे, अब दोबारा उन्हें बस सज़ा देनी थी उसे, जिसकी वजह से उनके बेटे की जान पर बन आई थी। धीरे धीरे अरण्य का पैर ठीक हो रहा था और अब खुद से चलने भी लगा था। आज जब वो अपने रूम की बालकनी में आया तो उसे बाहर गार्डन साइड में आर्या किसी लड़के के साथ बात करते हुए दिखी और वो उससे बात करते हुए मुस्कुराए जा रही थी। अब ये लड़का कौन है जो इनसे बाहर मिल रहा है? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उन्हें देखता हुआ बोला। आर्या ने जब हंसते हुए उसकी बाह पर मारा और बदले में उस लड़के ने आर्या के गाल खींचे तो अरण्य की भवें सिकुड़े और वो कुछ नाराजगी सी चेहरे पर झलक आई उसके। वो अब बालकनी से रूम में आ गया। हर रोज की तरफ आर्या आज भी आने के बाद उसे देखने उसके रूम में आई। ठीक हो आप? वो अंदर आते हुए बोली। आपसे मतलब? उसने कहा तो आर्या ने कुछ हैरानी से उसे देखा। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हमने तो कुछ किया भी नहीं। हाँ, आपको फुर्सत होगी तब ना आप करेंगे कुछ। आज उसके उमल जी उसे नाराज़गी दिखा रहे थे। साहब, कुछ ज़रूरी केस आ गया था आज हॉस्पिटल में। तो ये बाहर जो लड़का था वही था ज़रूरी? उसने अपनी आंखें तरेरते हुए पूछा तो आर्या ने उसकी तरफ देखा। वैसे तो आप बड़ा कहते हैं कि हम आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको इरिटेट करते हैं,
और अब आपको हमारी लाइफ के बारे में जानना है, वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। तो अरण्य कुछ झेप सा गया। हमें कोई शौक नहीं है आपके बारे में जानने का। वो तो आप बाहर ऐसे किसी से भी बात कर रही थी। मासा या कोई भी देखता तो क्या सोचेगा आपके बारे में? उनसे क्या दिक्कत है उन्हें? उन्हें तो सब पता है। वो लड़का अर्थ है हमारा फ्रेंड, एक्चुअली फ्रेंड नहीं, क्लोज फ्रेंड। उसने अरण्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, जो ये सुनकर बिगड़ चुके थे। आप अपनी बकवास बंद कीजिए और जाइए यहाँ से, नींद आ रही है हमें। वो उसे कुछ डांट कर बोला तो आर्या ने अपनी मुस्कान को बहुत मुश्किल से समेटा। उसके उमल जी कितना जेलस होते थे ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी, और उसके चेहरे पर आए भाव देखकर उसे ये पता चल रहा था। अंकेश जी कुछ गुम से आज रूम में चेयर पर बैठे हुए थे। उर्मिला जी उनके लिए चाय लेकर आई थी। उन्होंने वो कप टेबल पर रखा, पर अंकेश जी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। आपकी चाय, उन्होंने कहा तो अंकेश जी उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। आप परेशान हैं? उर्मिला जी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उर्मिला, भाई सा ने बड़े भाई नहीं, पिता की तरह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। उनकी वजह से ही हम और रतन गांव से बाहर निकलकर इस मुकाम तक आ सके। हम तो उनको सब कुछ देने को तैयार रहे हमेशा, पर उस हादसे की वजह से सब तबाह हो गया। उन्हें लगता है उनके बेटे की जान हमने जानबूझ कर ली, जिसका बदला उन्होंने हमारे अरण्य से लेना चाहा, और फिर हमने। कहते हुए उन्होंने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और एक गहरी सांस भरते हुए अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लिया। आप गलत नहीं हैं। अगर उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आप भी तो हमेशा उनका साथ देने को तैयार रहें। कोई शख्स तभी तक सही है जब तक वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। छोटी मोटी बातों पर आप कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते, और ना ही पिछली बार आपने किया था, पर इस बार जो किया आपने वो ज़रूरी था। वो उन्हें समझाते हुए बोले, ज़्यादा मत सोचिए, ऐसे परेशान होंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप ये चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। उन्होंने चाय का कप उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। अरण्य, जो आर्या के रूम से जाने के बाद भी उसी के बारे में सोच रहा था, उसकी एकदम ही तंद्रा टूटी जब उसे आर्या की चीख सुनाई दी। आर्या, वो बोला। उसके बगल वाला रूम में आर्या का था। वो जल्दी से वहां आया। उसके रूम का डोर खुला तो वो अंदर आ ही गया था। आर्या, क्या हुआ? ठीक है आप? वो जब नहीं दिखी तो वो उसे आवाज़ देते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनकर आर्या, जो बाथरूम में थी, वो तेजी से भागते हुए बाहर आई और उसे कोई मौका दिए बिना ही उसके गले से लिपट गई। वो बहुत घबराई हुई थी, पर उसे देखकर तो अरण्य की सांसें ही थम सी गई थी। सफ़ेद रंग का टॉवेल ही था इस वक्त आर्या के बदन पर, जो उसने गले से नीचे पहन रखा था। क्या हुआ? अरण्य ने उससे पूछा, पर वो उससे और भी ज़्यादा लिपट गई। उसे अपनी हालत का भी होश नहीं था। उमल उमल जी बाथरूम में छिपकली, वो हमारे पैर पर चढ़ गई थी। वो लगभग रोते हुए बोली और उसकी टी शर्ट को और कसकर जकड़ लिया। अरण्य, जो उसके ऐसे डरने से और चिल्लाने से काफ़ी घबरा गया था, अब जाके उसे कुछ तसल्ली मिली। उसने आर्या को नहीं थामा था, पर आर्या बिल्कुल उससे लिपटी हुई थी। एक छिपकली से डर गई आप? वो हंसकर बोला तो आर्या, जो अब तक उससे लिपटी हुई थी, उसने अरण्य के सीने पर एक चपेट मारा। आप हमारा मजाक नहीं बना सकते। हम बात नहीं करेंगे आपसे उमल जी। कहते हुए वो गुस्साई सी उससे अलग हुई। तो उसे अब अपनी हालत का होश हुआ कि वो ऐसे ही बाहर भाग आई थी। कितनी बार कहा है आपको कि आप हमें उमल जी नहीं? कहते हुए एकदम से उसकी नज़र आर्या के गर्दन से नीचे सीने के ऊपर की तरफ गई, जहां उसे आर्या का टैटू दिखा, जिस पर अरण्या लिखा था। आर्या जो दूसरी तरफ मुड़ने लगी थी, अरण्य ने अब उसकी कमर पर हाथ फंसाते हुए उसे अपनी तरफ खींचा, तो वो पतंग सी उसके करीब खींचती हुई आ गई। आप छोड़िए हमें, वो अपनी आंखें भींचते हुए बोली। ये हमारा नाम आपने? वो उसके टैटू पर नज़र जमाए हुए बोलने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने ये सब पहले भी देखा है। उसके सिर में तेज दर्द सा उठने लगा था और उसने आर्या को छोड़ते हुए अब अपना सिर पकड़ लिया था। आप कुछ मत सोचिए, बैठिए इधर। वो उसे ऐसे देखकर जल्दी से उसे बेड पर बिठाई, पर अरण्य का शरीर ढीला पड़ गया था। उसकी आंखें बंद होने के साथ ही वो बेहोश हो चुका था। उमल जी, वो उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, पर अरण्य की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसने जल्दी से रूम का डोर लगाया और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर पहने।
अरण्य को बेहोश होता देखकर उसकी तो सांसें अटक गई थी। उसने जल्दी से अरण्य के डॉक्टर को कॉल किया और फिर घर के बाकी सदस्य भी आ चुके थे। कुछ देर बाद, नॉर्मल है ये, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इन्हें पुरानी चीज़ें दिखेंगी या फिर दिमाग पर बहुत ज़ोर डालेंगे तो इनके साथ ऐसा हो सकता है, और इनकी कंडीशन देखते हुए लग रहा है बहुत जल्द ही ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने अरण्य की बाजू पर एक इंजेक्शन लगाते हुए कहा, साथ ही दवाओं के बारे में आर्या को कुछ समझाया। होश कब आएगा अरण्य को, उर्मिला जी ने सवाल किया। थोड़ी देर में, डॉक्टर ने कहा, और फिर चले गए। आर्या बेटा, ऐसा क्या हुआ था जो अरण्य ऐसे बेहोश हो गए, और ये आपके रूम में? अंकेश जी ने जब पूछा तो आर्या ने अपनी आंखें भींच ली। उसे समझ नहीं आया कि वो अब उन्हें क्या बताए। बाबा साहब, वो छिपकली की वजह से हम डर गए थे, तो वही आवाज़ सुनकर उमल जी आए। बोलते हुए वो चुप हो गई। टैटू वाली बात वो उनके सामने नहीं बोल सकती थी। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। आर्या को देखकर ही वो समझ गए कि कुछ बात है। ध्यान रखिए आप इनका, कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गए। कुछ देर में जब अरण्य की आंखें खुली तो उसके पास उर्मिला जी बैठी हुई थी। अरण्य बेटा, ठीक लग रहा है अब आपको? उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो उसने हाँ में पलकें झपकाई। आप बेहोश कैसे हो गए? उर्मिला जी के पूछने पर उसे कुछ देर पहले की बातें याद आने लगी और उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। किसे ढूंढ रहे हैं आप? मासा, आर्या कहाँ है? आर्या आती होंगी, पानी लेने गई थी, कहते हुए उन्होंने आर्या को आवाज़ दी तो आर्या पानी का जग लिए हुए तेज कदमों से वहां आई। अरण्य को उठा देखकर उसे कुछ राहत मिली थी। मासा, आप प्लीज़ बाहर जाइए, हमें इनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो गंभीर से अंदाज में बोला। तो उर्मिला जी ने आर्या की तरफ देखा और उसे संभालने का इशारा करके वो अरण्य के सिर को चूम कर चली गई। आपको फालतू की बातें ना सोचकर रेस्ट करना चाहिए। आर्या काफ़ी हद तक समझ चुकी थी कि वो क्या कहने वाला है, तो वो उससे अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये आपको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, और बेहतर यही होगा कि अब आप हमारे सारे सवालों का हमें सही सही जवाब दें। पागल समझ रखा है सबने हमें इतने दिनों से, उसने कुछ गुस्से से आर्या की कलाई थामते हुए कहा। तो आर्या उसके गुस्से से सहम सी गई। आज पहली बार अरण्य उससे इतने गुस्से में ऐसे बात कर रहा था। आप प्लीज़, आप चुप रहेंगी? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। आपकी बॉडी पर वो टैटू कैसा था? हमारा नाम था वो, और आपका हर बार हमें उमल जी पुकारना, क्या है ये सब? हमारे बीच क्या रिश्ता था? उसने उसके दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचते हुए कहा। वो इस वक्त बिस्तर पर ही बैठा हुआ था और आर्या उसके ऐसा करने से लगभग उसके ऊपर ही झुकी हुई थी। अरण्य की आंखों में उनके रिश्ते को ही लेकर सवाल था, और ये अनजानापन, ये सवाल और उसका गुस्सा आर्या के मासूम दिल को किस कदर तोड़ रहे थे ये बस वही जानती थी। कुछ पूछा है हमने आपसे? आर्या के चुप रहने पर उसे कुछ तेज आवाज में कहा। जब आपको हमारा रिश्ता ही नहीं याद, हमारा प्यार, हमारे बीच का कुछ नहीं, तो हम आपको जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आपको जो लगता है बिल्कुल सही लगता है, उसने धीमी आवाज़ में इतना ही कहा, और उसके ये कहने पर अरण्य की पकड़ कुछ ढीली सी हुई। ये सच नहीं है, आप हमारी वाइफ। एज गैप क्या है पता है आपको? आप हमारी वाइफ हैं। हमारी शादी, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो ज़रूर बस ज़बरदस्ती ही रही होगी, क्योंकि हम इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते, उसने कहा। तो आर्या ने अपनी दोनों बाजुओं से अरण्य का हाथ झटक दिया और उससे कुछ दूर हो गई। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू भर आए थे। वहीं अरण्य आर्या की बातों को सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थे। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आप प्लीज़ अपने माइंड पर जोर मत डालिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको एक्सेप्ट नहीं करना मत कीजिए, आप इस सच को नहीं अपना पाएंगे, यही सोचकर हमने ये बात अभी तक आपके सामने नहीं आने दी थी, आर्या ने कहा, और तेज कदमों से वहाँ से बाथरूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब वो उसके सामने खुद को और नहीं रोक पाती। उसकी उमल जी, जो उससे इतना प्यार करते थे, वही इनकार कर रहे थे उस रिश्ते को मानने से। वो कैसे खुद को संभालती भी? अरण्य जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा था, ये भी वो समझती थी, पर उसका दिल अभी कुछ भी सुनने को नहीं तैयार था। उसे अब अपने उमल जी की ज़रूरत सी महसूस होने लगी थी, जो हर वक्त उसका ही साथ देते थे और उसे समझते थे।
बाथरूम में जाकर वो रो पड़ी थी दरवाजे से लगकर। आगे क्या होगा अरण्य का फैसला? क्या उसकी याददाश्त वापस आएगी या वो अपनी ज़िंदगी से आर्या को दूर कर देगा? आगे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर कल भी इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स अगर कल भी आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।